हेलो दोस्तों, लक्ष्य कंपटीशन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं डेरिया करंट कॉन्सेप्ट 70 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट बुक है। 1 से 15 जनवरी का करंट अफेयर्स है ये। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स 2023 8वां संस्करण। जारीकर्ता केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत मंडपम नई दिल्ली में स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 प्रदान किए। वर्ष 2023 सर्वेक्षण का विषय अपशिष्ट से धन, वेस्ट टू वेल्थ। वर्ष 2024 सर्वेक्षण का विषय कम करें, पुनः उपयोग करें और रिसाइकल करें। रिपोर्ट में सूरत ने इंदौर के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया। इससे पहले इंदौर लगातार 6 वर्षों से अकेले शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। रैंक सबसे स्वच्छ शहर, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले राज्य। इंदौर मध्य प्रदेश सबसे स्वच्छ शहर है। सूरत गुजरात, नवी मुंबई महाराष्ट्र। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। सबसे कम स्वच्छ शहर कोलकाता पश्चिम बंगाल, उसके बाद आसनसोल पश्चिम बंगाल, हावड़ा पश्चिम बंगाल। सबसे कम स्वच्छ राज्य अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद राजस्थान। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में महाराष्ट्र के सासवड सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला। पाटना और लोनावाला को क्रमशः दूसरा एवं तीसरा स्थान मिला। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में फास्टेस्ट मूवर सिटी का अवार्ड नौरोजाबाद मध्य प्रदेश को दिया गया। 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में फास्टेस्ट मूवर सिटी का अवार्ड पणजी गोवा को दिया गया। वाराणसी को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर घोषित किया गया। दूसरा स्थान प्रयागराज का रहा। मध्य प्रदेश के मच्छू छावनी बोर्ड सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड घोषित। वर्ष 2023 के सर्वेक्षण में कुल 4477 शहरी स्थानीय निकाय, 61 छावनियाँ एवं 88 गंगा के किनारे वाले शहर ने भाग लिया। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में भाग लेने वाले शहरों में चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार मिला। स्वच्छ भारत मिशन 2024 के लिए गान नया संकल्प है, नया प्रकल्प है। वेटलैंड सिटी प्रत्यायन। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में वेटलैंड सिटी प्रत्यायन के लिए भारत से 3 नामांकन प्रस्तुत किए। नामांकित शहरों में इंदौर एमपी, भोपाल एमपी और उदयपुर राजस्थान शामिल है। रामसर वेटलैंड सिटी प्रत्यायन। रामसर वेटलैंड सिटी मान्यता वर्ष 2015 में आयोजित COP12 के दौरान रामसर कन्वेंशन का परिणाम है। यह प्रकृति में स्वैच्छिक है और उन शहरों को मान्यता देता है जिन्होंने अपने शहरी आर्द्रभूमि की सुरक्षा के लिए असाधारण कदम उठाए हैं। महत्व: यह आर्द्रभूमि के संरक्षण में उनके प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और ब्रांडिंग के अवसर प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। रामसर कन्वेंशन: यह 1971 में रामसर, ईरान में हस्ताक्षरित एक अंतर सरकारी संधि है जो आर्द्रभूमि और उनके संसाधनों के संरक्षण और बुद्धिमानीपूर्ण उपयोग के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। भारत जनवरी तक कुल 75 आर्द्रभूमि स्थलों की घोषणा कर चुका था। वर्तमान में भारत में अभी 80 आर्द्रभूमि है। भारत का सबसे पुराना जीवित शहर वडनगर। हाल ही में गुजरात के वडनगर में एक पुरातात्विक उत्खनन से 1400 ईसा पूर्व की मानव बस्ती के प्रमाण मिले हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था खड़गपुर तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के द्वारा संयुक्त अध्ययन किया गया। यह अध्ययन हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भी वडनगर में सांस्कृतिक निरंतरता का पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करके अंधकार युग की धारणा को चुनौती देता है। प्रमुख बिंदु: उत्खनन से विशिष्ट पुरातात्विक कलाकृतियाँ, मिट्टी के बर्तन, तांबा, सोना, चांदी और लोहे की वस्तुएं आदि मिलती है। अध्ययन से वडनगर में 800 ईसा पूर्व प्राचीन मानव बस्ती के साक्ष्य का पता चलता है। सबसे पुराने बौद्ध मठों में से एक की भी खोज की गई है।
वडन नगर को एक बहुसांस्कृतिक और बहुधार्मिक बस्ती के रूप में वर्णित किया गया है, जिसमें बौद्ध, हिंदू, जैन तथा इस्लामी प्रभाव शामिल है। जलवायु प्रेरित परिवर्तन जैसे वर्षा, सूखा ने 3000 वर्षों में विभिन्न साम्राज्यों के उत्थान और पतन और मध्य एशियाई योद्धाओं द्वारा भारत पर निरंतर होने वाले आक्रमणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रेडियोकार्बन तिथियों से वडन नगर के क्रमिक शासकों का पता चलता है। फर्स्ट इंडो ग्रीक 100 ईसा पूर्व तक, इंडो सिथियन शक क्षत्रप शासक 400 ईस्वी तक, मैत्र गुप्त साम्राज्य राष्ट्रकूट प्रतिहार चावड़ा राजा 930 ईस्वी तक, सोलंकी राजा चालुक्य शासन 1300 ईस्वी तक, सल्तनत मुगल 1680 ईस्वी। गायकवाड़ ब्रिटिश। अध्ययन का महत्व। यह खोज 1500 ईसा पूर्व और 500 ईसा पूर्व के बीच भारतीय पुरातात्विक इतिहास में एक अंतर को भरती है, जिससे भारत में 5500 वर्षों से अधिक समय से चली आ रही मानव बसावट की निरंतरता का पता चलता है। यह बस्ती 1400 ईसा पूर्व की हो सकती है, जो अंधकार युग की धारणा को चुनौती देता है, जो पिछले 5500 वर्षों से भारत में सांस्कृतिक निरंतरता का संकेत देता है। एक्स-रे पोलारीमीटर सैटेलाइट मिशन। इसरो ने 1 जनवरी 2024 को अपने पहले एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट मिशन का सफल प्रक्षेपण किया। PSLV-C58 रॉकेट की मदद से सैटेलाइट को 6 डिग्री के झुकाव के साथ 650 किलोमीटर की इच्छित कक्षा में सटीक रूप से स्थापित किया गया। यह मिशन करीब 5 वर्ष का होगा। PSLV-C58 रॉकेट ने अपनी 60वीं उड़ान में एक्सपोसैट के साथ 10 अन्य वैज्ञानिक पेलोड भी लॉन्च किए। उद्देश्य। एक्सपोसैट का लक्ष्य अंतरिक्ष में एक्स-रे स्रोतों के ध्रुवीकरण की जांच करना है। एक्सपोसैट चरम स्थितियों में उज्ज्वल खगोलीय एक्स-रे स्रोत की विभिन्न गतिशीलता का अध्ययन करने वाला भारत का पहला समर्पित पोलारीमेट्री मिशन है। भारत यूएसए के बाद ब्लैक होल और न्यूट्रॉन नक्षत्रों के अध्ययन के लिए विशिष्ट खगोल शास्त्रीय वेधशाला भेजने वाला दूसरा देश बन गया है। इन खगोलीय विंडो से संबंधित भौतिकी को समझने के लिए यह अध्ययन महत्वपूर्ण है। महत्व। हाल ही में लॉन्च किए गए सौर मिशन आदित्य L1 और एस्ट्रोसैट के बाद एक्सपोसैट भारत की तीसरी अंतरिक्ष आधारित वेधशाला होगी। विकास। इसरो के URO सैटेलाइट सेंटर और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा नामित किया गया है। एक्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी SKAO के अंतर्राष्ट्रीय मेगा विज्ञान परियोजना है, जो दुनिया में सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप के रूप में काम करेगी। इसमें अब भारत के वैज्ञानिक भी शामिल होंगे। इसरो ने 1 जनवरी 2024 को अंतरिक्ष में एक्स-रे और ब्लैक होल का अध्ययन करने के लिए एक अनूठी वेधशाला लॉन्च की है। एक्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी एक्वायर हजारों एंटीना की एक श्रृंखला है। एक्वायर को वर्ष 2021 में एक अंतर सरकारी गठन के रूप में स्थापित किया गया था। मुख्यालय यूके। एक्वायर को दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दूरस्थ रेडियो शांत स्थानों में स्थापित किया जाएगा। भारत सरकार ने इस परियोजना में शामिल होने के लिए 1250 करोड़ रुपए की वित्तीय अनुसमर्थन मंजूरी दी है। महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में अमेरिका स्थिर लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी के तीसरे नोड के निर्माण की मंजूरी मिल चुकी है। एक्वायर परियोजना। एक्वायर का मुख्य उद्देश्य ब्रह्मांड में 3000 ट्रिलियन किमी से अधिक दूरी तक की घटनाओं का अध्ययन करना है। इससे आकाशगंगाओं और सितारों का अधिक विस्तार से अध्ययन संभव हो सकेगा। इस दूरबीन का उपयोग ब्रह्मांड की शुरुआत, प्रथम तारों की उत्पत्ति, आकाशगंगा का जीवन चक्र, गुरुत्वाकर्षण तरंगों की उत्पत्ति को समझाना आदि के संबंध में जानकारी एकत्रित करना है। भारत की भूमिका।
SKA में भारत का मुख्य योगदान टेलीस्कोप मैनेजर एलिमेंट, न्यूरल नेटवर्क या सॉफ्टवेयर का विकास और संचालन है जो टेलीस्कोप का कार्य करेगा। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की एक इकाई NCRA पुणे के पास भारत के रेडियो दूरबीनों के सबसे बड़े नेटवर्क का संचालन करती है। इसे जाइंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप भी कहा जाता है। इस दूरबीन ने अब तक पल्सर, सुपरनोवा, क्वासर्स, आकाशगंगाओं का अध्ययन करने के बाद उल्लेखनीय वैज्ञानिक परिणाम किए हैं। दृष्टि 10 स्टार लाइनर UAV भारतीय नौसेना को अपना पहला स्वदेशी मध्यम ऊंचाई वाला लंबा मेल ड्रोन दृष्टि 10 स्टार लाइनर मानव रहित हवाई वाहन मिला। यह एक उन्नत खुफिया निगरानी टोह प्लेटफॉर्म है। इसे अडानी डिफेंस और एरोस्पेस के द्वारा इजरायली रक्षा फर्म एल्बिड सिस्टम से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के सहयोग से विकसित किया गया है। प्रमुख विशेषताएं: यह भारत का पहला स्वदेशी मध्यम ऊंचाई वाली दीर्घकालिक ड्रोन है। 70% ड्रोन स्वदेशी घटकों का उपयोग करके बनाया गया है। दृष्टि 10 स्टारलाइन प्रभावशाली 36 घंटे की सहन शक्ति और 450 किलोमीटर की पर्याप्त पेलोड क्षमता का दावा करता है। यह आधुनिक सेंसर, उन्नत सहन शक्ति, उन्नत संचार क्षमताओं और अत्याधुनिक तकनीकों से लैस है। UAV भविष्य के नौसैनिक अभियानों का आकार देने और हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के राष्ट्रीय समृद्ध हितों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसरो की वाणिज्यिक शाखा 2024 में SpaceX के फाल्कन 9 से GSAT-20 उपग्रह लॉन्च करेगी। GSAT-20 एक उच्च थ्रूपुट KA ब्रांड उपग्रह है जिसका पूर्ण स्वामित्व, संचालन और वित्त पोषण NAIL द्वारा किया जाएगा। इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड 2024 की दूसरी तिमाही के दौरान SpaceX के फाल्कन 9 से GSAT-20 जिसका नाम बदलकर GSAT-N2 रखा गया है, लॉन्च करेगी। प्रमुख विशेषताएं: GSAT-20 अंडमान और निकोबार द्वारा लक्षद्वीप द्वीपों के सहित पूरे भारत में कवरेज के साथ इसमें 32 बीम शामिल है जो विशेष रूप से वंचित क्षेत्रों की मांग वाली सेना आवश्यकताओं को पूरा करेगा। यह उपग्रह लगभग 48 Gbps की प्रभावशाली हाई थ्रूपुट सैटेलाइट क्षमता प्रदान करता है और इसका भार 4700 kg है। उद्देश्य: देश की ब्रॉडबैंड संचार आवश्यकताओं को पूरा करेगा। महत्व: पूरे देश में उच्च डेटा ट्रांसमिशन क्षमता प्रदान करना, सुदूर और पहले से असंबद्ध क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा कर डिजिटल विभाजन को कम करना तथा समावेशी विकास को बढ़ावा देना। 17 से अधिक उत्पादों के लिए GI टैग। हाल ही में उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर के 17 से अधिक उत्पादों को भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुआ है। राज्य GI टैग प्राप्त उत्पाद: उड़ीसा में कपड़गड़ा शॉल, लाजिया सोडा पेंटिंग, कोरापुट काला जीरा चावल, सिमलीपाल काई चटनी, नयागढ़ कातीमुंडी बैगन, उड़ीसा खजूरी गुंडा, ढेकनाल बिंदु, ये सारे जो है उड़ीसा के हैं। पश्चिम बंगाल का तांगेल साड़ी, गाढ़ कोड़ियल साड़ी, कालो नूनिया चावल, सुंदरवन शहद, गुजरात का कच्ची खड़ेक, जम्मू कश्मीर रामबन अनारदाना, अरुणाचल प्रदेश वाचो लकड़ी का शिल्प आदि केकिर, उत्तर प्रदेश हनुमानगढ़ी लड्डू। भौगोलिक संकेत GI टैग। GI टैग एक नाम या चिन्ह है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान या मूल के उत्पादों को प्रदान किया जाता है। GI टैग सुनिश्चित करता है कि केवल अधिकृत उपयोगकर्ताओं या भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ही इस नाम के उपयोग की अनुमति है। एक पंजीकृत GI 10 वर्षों के लिए वैध होता है।
वस्तुओं का भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 भारत में वस्तुओं से संबंधित भौगोलिक संकेतों के पंजीकरण और बेहतर सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है। यह बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलुओं पर WTO समझौते द्वारा शामिल और निर्देशित है। भारत यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी करेगा। भारत 21 से 31 जुलाई 2024 तक नई दिल्ली में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की पहली बार अध्यक्षता और मेजबानी करेगा। प्रमुख बिंदु: यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का सत्र हर वर्ष आयोजित होता है, जिसमें 21 सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। किसी देश के स्थल या संपत्ति को विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने का फैसला यह समिति करती है। इस समिति का प्राथमिक उद्देश्य सांस्कृतिक और प्राकृतिक संपदाओं के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सूची तैयार करना है। यह खतरे में विश्व विरासत की सूची में संपत्तियों को अंकित करने या हटाने का भी निर्णय लेता है। महत्व: यह आयोजन भारत को सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण पर विशेष चर्चा केंद्र बिंदु के रूप में रखता है, जो विश्व मंच पर भारत के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक गठन यूनेस्को यह एक संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी है जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका कार्य शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। भारत और यूनेस्को विश्व विरासत स्थल सूची में भारत के 42 स्थल हैं। हाल ही में शांति निकेतन और भारत और यूनेस्को विश्व विरासत स्थल सूची में भारत के 42 स्थल हैं। हाल ही में शांति निकेतन और होयसल मंदिर समूह इसमें शामिल किया गया है। जापान में 7.6 तीव्रता की भूकंप। जापान के इशिकावा प्रांत में नाटो प्रायद्वीप के पास 1 जनवरी 2024 को 7.6 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया है। भूकंप के कारण जापान के पश्चिमी तट और पड़ोसी देश दक्षिण कोरिया के तट पर लगभग 1 मीटर 3 फीट ऊंची समुद्री लहरें उत्पन्न हुई है। मौसम विज्ञान एजेंसी जापान के अनुसार पहली बार आए भूकंप के बाद लगभग 200 झटके महसूस किए गए हैं। पश्चिमी जापान में शक्तिशाली भूकंप की एक श्रृंखला आई जिसमें कम से कम 48 लोग मारे गए। 2011 में जापान में आए 9.0 तीव्रता के भूकंप के परिणाम स्वरूप सुनामी आई जिसने देश के उत्तर पूर्वी तटीय समूह को नष्ट कर दिया, जिसमें 18,000 लोग मारे गए। उन सुनामी लहरों में फुकुशिमा बिजली संयंत्र में परमाणु दुर्घटना को जन्म दिया, जिससे चेरनोबिल के बाद सबसे गंभीर परमाणु दुर्घटना हुई। सोलहवें वित्त आयोग का गठन। सरकार ने राष्ट्रपति के अनुमोदन से संविधान के अनुच्छेद 280(1) के अनुसरण में 16वें वित्त आयोग का गठन किया। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर अन्वित पनगंडिया इसके अध्यक्ष होंगे। श्री ऋत्विक रंजनम पांडे को आयोग का सचिव नियुक्त किया गया है। सदस्य अजय नारायण ईना, सौम्या कांति घोष, एनी जॉर्ज मैथ्यू और मनोज पांडा। 16वें वित्त आयोग, जो अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली 5 साल की अवधि के लिए केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व साझा करने के फॉर्मूले की सिफारिश करेगा। 16वां वित्त आयोग निम्नलिखित विषयों के संबंध में सिफारिश करेगा: संघ और राज्यों के बीच करों की निवल आय का वितरण, जो संविधान का भाग 12 के अधीन उनके बीच विभाजित किया जाना है या किया जा सकता है। वे संविधान जो भारत की संचित निधि में राज्यों के राजस्व के सहायता अनुदान को नियंत्रित करे और संविधान के अनुच्छेद 275 के अधीन राज्यों को उनके राजस्व के सहायता अनुदान के रूप में उस अनुच्छेद के खंड 1 के प्रावधानों में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अलावा
अन्य परियोजनाओं के लिए भुगतान की जाने वाली राशि। राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधनों को संपूर्ति करने के लिए राज्य की संचित निधि में वृद्धि करने के लिए आवश्यक उपाय। आपदा प्रबंधन वित्त पोषण का मूल्यांकन। आयोग आपदा प्रबंधन पहल से संबंधित वर्तमान वित्त पोषण संरचनाओं की समीक्षा कर सकता है। भारत में बहुआयामी गरीबी चर्चा पत्र। जनवरी 2024 को नीति आयोग द्वारा वर्ष 2005 से 6 से भारत में बहुआयामी गरीबी शीर्षक से एक चर्चा पत्र जारी किया गया है। इस चर्चा पत्र में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 2015 से 16 और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 2019 से 21 के आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। प्रमुख बिंदु। भारत में बहुआयामी गरीबी में उल्लेखनीय कमी आई है, जो 2013 से 14 में 29.17% से घटाकर 2023 से 24 में 11.28% हो गई है, जो 17.89% अंक की कमी दर्शाता है। विगत 9 वर्षों में लगभग 24.82 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। राज्य स्तर पर सर्वाधिक कमी उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई, जहां 5.94 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। बिहार में 3.77 करोड़ और मध्य प्रदेश 2.30 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर है। इस अवधि के दौरान राष्ट्रीय MPI के सभी 12 संकेतकों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। भारत को सतत विकास लक्ष्य SDG लक्ष्य 1.2 प्राप्त होने की संभावना है, जिसका लक्ष्य 2030 से पहले राष्ट्रीय परिभाषाओं के अनुसार सभी आयामों में गरीबी में रहने वाले सभी उम्र के पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के अनुपात को कम से कम आधा कम करना है। जीवन स्तर के आयाम से संबंधित संकेतकों में महत्वपूर्ण सुधार दिखाई दिए, जैसे स्वच्छता सुविधाओं, बैंक खाता, खाना पकाने के ईंधन आदि। हिट एंड रन कानून से संबंधित चिंताएं। भारतीय न्याय संहिता 2023 BNS के विवादास्पद धारा 106(2) के प्रावधानों के विरुद्ध महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में ट्रांसपोर्टरों और वाणिज्यिक ड्राइवरों ने विरोध प्रदर्शन किया है। यह धारा हिट एंड रन की घटनाओं के लिए गंभीर दंड का प्रावधान करती है, जो ड्राइविंग समुदाय के बीच असंतोष के केंद्र बिंदु है। हालांकि देशव्यापी ट्रक चालकों का आंदोलन समाप्त हो गया है, क्योंकि सरकार ने आश्वासन दिया है कि वह हिट एंड रन के खिलाफ विवादात्मक कानून लागू करने से पहले हितधारकों से परामर्श करेगी। नया हिट एंड रन कानून BNS के अनुसार, जो ब्रिटिश काल की भारतीय दंड संहिता का प्रतिस्थापन है, यदि कोई ड्राइवर लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण गंभीर सड़क दुर्घटना का कारण बनता है और फिर पुलिस या किसी अधिकारी को सूचित किए बिना चला जाता है, तो वह 10 साल तक की जेल और 7 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है। यदि ड्राइवर दुर्घटना के तुरंत बाद घटना की रिपोर्ट करता है, तो उन पर धारा 106(2) के स्थान पर धारा 106(1) के तहत आरोप सिद्ध किया जाएगा। धारा 106(1) में गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आने वाली मौत के लिए 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। नोट: पुराने ब्रिटिश काल में IPC में हिट एंड रन मामलों के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं था। ऐसे मामलों में IPC की धारा 304(1) के तहत कार्रवाई की जाती थी। इस धारा के अनुसार लापरवाही से किए गए किसी कार्य के कारण किसी अन्य की मृत्यु का कारण बनने वाले व्यक्ति को अधिकतम 2 साल की जेल या जुर्माना हो सकता है। नए हिट एंड रन कानून की आवश्यकता। वर्ष 2022 में भारत में 1.68 लाख से अधिक सड़क दुर्घटना मौत दर्ज की गई है। आधे से अधिक सड़क मौत राष्ट्रीय और राजमार्गों पर हुई, जो कुल सड़क नेटवर्क का 5% से भी कम है। सड़क दुर्घटनाओं के कारण देश अपने GDP का 5 से 7% वार्षिक आर्थिक नुकसान झेलता है। इस कानून का उद्देश्य तेज गति और लापरवाही से गाड़ी चलाने को रोकना और उन लोगों को दंडित करना जो पीड़ितों की
सूचना दिए बिना या उनकी मदद किए बिना घटनास्थल से भाग जाते हैं। सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाना तथा घायल व्यक्तियों को त्वरित चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध करवा कर सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतें में कमी लाना है। ड्राइवर तथा प्रदर्शनकारियों की चिंताएं। प्रदर्शनकारी का तर्क है कि निर्धारित दंड, जिसमें 10 साल की कैद और 7 लाख का जुर्माना, अत्यधिक गंभीर है। अतः BNS 2023 की धारा 106(2) को वापस लेना या संशोधन किया जाना चाहिए। जुर्माना अत्यधिक है और ड्राइवर की चुनौतीपूर्ण कार्य स्थितियाँ विचार करने में विफल रहता है। दुर्घटना स्थलों पर सहायता के लिए रुकने पर ड्राइवरों के खिलाफ भीड़ की हिंसा का डर। लाल सागर में संकट। हूती विद्रोहियों द्वारा पश्चिमी अरब सागर में वाणिज्यिक जहाज़ों पर हमलों की श्रृंखला में नवीनतम में मार्शल द्वीप ध्वनांकित तेल टैंकर मार्लिन लुआंडा एक मिसाइल हमले की चपेट में आ गया, जिसमें 22 भारतीय और 1 बांग्लादेशी सदस्य सवार थे। इस हमले के विरुद्ध भारतीय नौसेना के निर्देशित मिसाइल विध्वंसक INS विशाखापट्टनम ने त्वरित प्रतिक्रिया व्यक्त की। यह कार्रवाई हूती विद्रोहियों द्वारा गाजा में इजराइल की कार्रवाइयों पर प्रतिरोध के रूप में देखा जा रहा है। हूती विद्रोही यमन सरकार के साथ 1 दशक से जारी संघर्ष में शामिल है। हूती आंदोलन की जड़ें विली विंग यूथ में खोजी जा सकती है, जो हुसैन अल हूती और उसके पिता बद्र अल दीन अल हूती द्वारा 1990 के दशक की शुरुआत में स्थापित एक पुनरुत्थानवादी समूह था। जायदी शियाओं की सबसे पुरानी शाखा है। वर्ष 2004 में सरकारी सैनिकों ने विद्रोहियों पर हमला कर हुसैन को मार डाला। तब से सरकार ने प्रतिरोध को समाप्त करने के लिए जायदी के गढ़ सादा में कई सैन्य अभियान शुरू किए, जिसे स्थानीय रूप में हूती आंदोलन कहा गया। लाल सागर में संकट और भारत पर प्रभाव। नवंबर 2023 से यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा लाल सागर में मालवाहक जहाज़ों पर हमले बढ़ गए हैं। इसने मालवाहकों को अफ्रीका के दक्षिणी छोर पर कैप ऑफ गुड होप के आसपास लंबे समय तक पारगमन करने के लिए मजबूर किया है, जिससे शिपमेंट महंगा हो गया है। पश्चिमी गोलार्ध का लगभग 90% माल, चाहे वह भारत से आने वाला हो या जहाज़ से भेजा गया हो, जो लाल सागर के माध्यम से जाता था, वह अब कैप ऑफ गुड के माध्यम से भेजा जा रहा है। भारत और मालदीव में विवाद। भारतीय प्रधानमंत्री के लक्षद्वीप दौरे पर मालदीव के मंत्री के ट्वीट से भारत मालदीव के माध्यम विवाद उत्पन्न हो गया, जिससे भारत और मालदीव के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों में और गतिरोध आ गया है। इस विवाद की शुरुआत तब हुआ जब मालदीव के 3 उप मंत्रियों ने भारतीय प्रधानमंत्री की लक्षद्वीप यात्रा के संबंध में नकारात्मक टिप्पणियां की। पृष्ठभूमि। हाल ही में मालदीव में हुए राष्ट्रपति चुनाव के पश्चात डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ू मालदीव के नए राष्ट्रपति चुने गए। मालदीव के राष्ट्रपति चुनाव को इंडिया फर्स्ट बनाम इंडिया आउट अभियान के बीच टकराव के रूप में देखा जा रहा था। मोहम्मद मुइज़्ज़ू की जीत को इंडिया आउट कैप्टन की जीत के तौर पर देखा जा रहा है। इंडिया आउट अभियान मालदीव की धरती पर भारतीय सेना की मौजूदगी के खिलाफ है। मालदीव बनाम लक्षद्वीप अवलोकन। भौगोलिक। मालदीव 1190 प्रवाल द्वीपों और 20 से अधिक एटोल में समूहित रेत के तटों का एक द्वीप समूह है, जबकि लक्षद्वीप 32 वर्ग किलोमीटर में फैले 36 द्वीपों का समूह है। पर्यटन। वर्ष 2023 में मालदीव में लगभग 1.87 मिलियन से अधिक पर्यटकों ने दौरा किया, जबकि लक्षद्वीप में लगभग 15,000 पर्यटक आए। लक्षद्वीप के पर्यटक की संभावनाएं। सकारात्मक दृष्टिकोण। भारतीय प्रधानमंत्री की हालिया लक्षद्वीप की यात्रा में लक्षद्वीप की पर्यटन क्षमता के प्रति आशावाद जगाया है।
नियोजित विकास, बागाराम, भिरुनाक्कारा, चेरीग्राम और सुहेली चेरियाकाड़ा जैसे द्वीपों पर पर्यटन के विकास के लिए आवेदन अपेक्षित है। चुनौतियाँ: छोटा क्षेत्र, केवल 10 से हुए द्वीपों वाले लक्षद्वीप में अपने छोटे आकार के कारण सीमित संभावनाएं हैं। पर्यावरणीय चिंताएं: लक्षद्वीप प्रशासन द्वारा जारी परमिट के पश्चात ही लक्षद्वीप में प्रवेश संभव है। बुनियादी ढांचे की चुनौतियां: सीमित हवाई और नौका कनेक्टिविटी, साथ ही अपर्याप्त आवास आदि आधारित संरचनाएं का अभाव है। भारत के लिए मालदीव का महत्व क्या है? भू आर्थिक महत्व: भारत का 50% विदेशी व्यापार और 80% ऊर्जा आयात मालदीव के आसपास संचार के समुद्री मार्गों के माध्यम से होता है। भू रणनीतिक महत्व: मालदीव की भौगोलिक अवस्थिति भारत की सामरिक एवं सुरक्षा दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। सुरक्षा दृष्टिकोण: मालदीव की भौगोलिक अवस्थिति इसे पश्चिमी हिंद महासागर, अदन की खाड़ी और होर्मुज जलमरुमध्य तथा पूर्वी हिंद महासागर, मलक्का जलमरुमध्य के प्रवेश एवं निकास बिंदुओं के बीच एक टोल गेट के रूप में निर्मित करती है। अर्जेंटीना का ब्रिक्स से अलग होने का निर्णय: अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति जेवियर माइली ने ब्रिक्स में शामिल होने की अपने देश की योजना वापस लेने का निर्णय लिया है। अगस्त 2023 दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 6 देशों यथा मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, सऊदी अरब और अर्जेंटीना को जनवरी 2024 तक समूह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। ब्रिक्स के बारे में: ब्रिक्स दुनिया की अग्रणी और उभरती अर्थव्यवस्थाएं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के नाम समूह का संक्षिप्त रूप है। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के नाम का संक्षिप्त रूप है। वर्ष 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने 4 उभरती अर्थव्यवस्थाओं ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन का वर्णन करने के लिए ब्रिक्स शब्द गढ़ा था। वर्ष 2006 में ब्रिक्स को औपचारिक रूप प्रदान किया गया। दिसंबर 2010 में ब्रिक्स में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के साथ समूह के लिए ब्रिक्स संक्षिप्त नाम का चयन किया गया। ब्रिक्स वैश्विक आबादी में 41%, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 24% तथा वैश्विक व्यापार में 16% की हिस्सेदारी रखता है। ब्रिक्स के प्रमुख शुरुआत: न्यू डेवलपमेंट बैंक, वर्ष 2014 में एनडीबी की स्थापना जिसका मुख्यालय शंघाई में स्थापित किया गया। ब्रिक्स भुगतान प्रणाली: ब्रिक्स देश SWIFT भुगतान प्रणाली के विकल्प के रूप में एक भुगतान प्रणाली सृजन का प्रयास कर रहे हैं। आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था की स्थापना के लिए संधि पर ब्रिक्स सदस्यों का हस्ताक्षर किया जाना। अर्जेंटीना के ब्रिक्स समूह से बाहर होने का प्रभाव: ब्रिक्स समूह के विस्तार का नियंत्रण: अर्जेंटीना के हालिया कदम ने ब्रिक्स समूह के विस्तार पर प्रश्न चिन्ह उठाया है। लैटिन अमेरिका आर्थिक प्रभाव: अर्जेंटीना लैटिन अमेरिका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। लैटिन अमेरिका ऐतिहासिक रूप से वैश्विक शक्तियों के लिए रुचि का क्षेत्र रहा है। अर्जेंटीना का हालिया कदम इस क्षेत्र में ब्रिक्स की उपस्थिति को कमजोर करता है। कम्युनिस्ट विरोध नीति: अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति चीन विरोधी हैं। इसे वैश्विक स्तर पर चीन की स्वीकार्यता के समक्ष चुनौती के रूप में देखा जा सकता है। 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन एवं वर्तमान समय में NAM की प्रासंगिकता: हाल ही में 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन 19 और 20 जनवरी को युगांडा की राजधानी कंपाला में आयोजित किया गया था। थीम: साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। अजरबैजान के बाद युगांडा ने वर्ष 2027 तक के लिए इसकी अध्यक्षता ग्रहण की है। 19वें शिखर सम्मेलन की प्रमुख बिंदु: NAM शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने गाजा के इजरायल की कार्रवाई की आलोचना की और संघर्ष को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया।
शिखर सम्मेलन ने कंपाला घोषणा को अपनाया, जिसमें गाजा पट्टी में मानवीय सहायता की अनुमति देने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को लागू करने का आह्वान किया। भारत के विदेश मंत्री ने 19वें शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, जिसमें गाजा संकट के अस्थायी समाधान का मार्ग प्रशस्त किया गया। उन्होंने मानवीय संकट में तत्काल राहत की आवश्यकता पर बल दिया और पश्चिमी एशियाई क्षेत्र में संघर्ष के प्रसार को रोकने का आग्रह किया। भारत ने अपनी विश्व मित्र पहल के माध्यम से वैश्विक एकजुटता और सहयोग के प्रति प्रतिबद्धता पर जोर दिया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन (एनएएम) गुटनिरपेक्ष आंदोलन विकासशील देशों का एक गठबंधन है जो किसी भी प्रमुख महाशक्ति के साथ गुट में शामिल होने से इनकार करता है। इसकी स्थापना 1961 में शीत युद्ध के दौरान हुई थी, जबकि इसकी शुरुआत वर्ष 1955 में इंडोनेशिया में आयोजित बांडुंग सम्मेलन में हुई थी। इसकी स्थापना में भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के जोसिप ब्रोज टिटो, मिस्र के गमाल अब्देल नासिर, इंडोनेशिया के सुकर्नो और घाना नुक्रुमाह ने प्रमुख भूमिका निभाया। वर्तमान में आंदोलन में 120 सदस्य देश हैं। भारत संस्थापक सदस्यों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र के बाद एनएएम राष्ट्रों का दूसरा सबसे बड़ा समूह है। एनएएम के पास कोई अस्थायी सचिवालय या औपचारिक संस्थापक चार्टर, अधिनियम या संधि नहीं है। शिखर सम्मेलन आमतौर पर हर 3 साल में होता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन भारत की राजनयिक उपस्थिति को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक सहायता हासिल करने का एक प्रभावी साधन बन गया था। किंतु यूएसएसआर के विघटन से विश्व व्यवस्था पर आर्थिक का प्रभुत्व स्थापित हो गया। भारत की नई आर्थिक नीति और अमेरिका के प्रति झुकाव से गुटनिरपेक्षता पर भारत की गंभीरता पर सवाल खड़े कर दिए। 1965 और 1971 के युद्धों के दौरान इंडोनेशिया और मिस्र ने भारत विरोधी रूप अपनाया और पाकिस्तान का समर्थन किया। भारत के लिए एनएएम का महत्व। यूएनएससी में भारत की उम्मीदवारी का समर्थन। एनएएम में 120 विकासशील देश शामिल हैं, जिनमें अधिकांश संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्य हैं। वैश्विक दक्षिण सहयोग। एनएएम के साथ भारत के जुड़ाव से विकासशील दुनिया वैश्विक दक्षिण की आवाज़ के रूप में भारत के कद को बढ़ाने में मदद मिलेगी। बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को सुदृढ़ करना। एनएएम एक बहुध्रुवीय विश्व के निर्माण में मदद कर सकता है, जिसमें भारत एक प्रमुख ध्रुव बन सकता है। आगे की राह। भारत को गुटनिरपेक्ष आंदोलन के साथ रचनात्मक रूप से जुड़ाव करने की आवश्यकता। वैश्विक मुद्दों पर आपसी सहमति बनाने पर बल। भारत और म्यांमार के बीच मुक्त संचरण व्यवस्था (एफएमआर) पर पूर्ण विचार। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने भारत म्यांमार सीमा की पूरी लंबाई में बाड़ लगाने की घोषणा की है, जिससे भारत म्यांमार के बीच मुक्त संरक्षण व्यवस्था प्रतिबंध हो गई है। इसका उद्देश्य मणिपुर, मिजोरम, असम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों से गुजरने वाली 1643 किलोमीटर की सीमा पर लोगों की निर्बाध आवाजाही को कम करना है। मुक्त संचरण व्यवस्था (एफएमआर) मुक्त संचरण व्यवस्था दोनों देशों के बीच एक पारस्परिक रूप से सहमत व्यवस्था है, जो सीमा के दोनों ओर रहने वाली जनजातियों को बिना वीज़ा के दूसरे देश के अंदर 16 किलोमीटर तक यात्रा करने की अनुमति देती है। सीमा पर रहने वाले व्यक्तियों को पड़ोसी देश में 2 सप्ताह तक रहने के लिए 1 साल के सीमा पास की आवश्यकता होती है। इसे सरकार की एक्ट ईस्ट नीति के हिस्से के रूप में 2018 में लागू किया गया था। एफएमआर का उद्देश्य स्थानीय सीमा व्यापार की सुविधाजनक बनाना, राजनयिक संबंधों में सुधार करना और सीमावर्ती निवासियों के लिए सुरक्षित शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच में सुधार करना। मुक्त संचरण व्यवस्था का औचित्य। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि।
वर्ष 1826 में याडाम्बू की संधि द्वारा वर्तमान भारत म्यांमार सीमा स्थापित किया गया, किंतु इस विभाजन ने साझा जातीयता और संस्कृति वाले समुदायों को अलग कर दिया, जिनमें नागालैंड और मणिपुर में नागा, मणिपुर और मिजोरम में कुकी, चिन, मिजो समुदाय शामिल थे। सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों की सुविधाजनक बनाना एफएमआर सीमावर्ती समुदायों को रिश्ते बनाए रखने और सीमा पर व्यापार में संलग्न होने की अनुमति देता है। क्षेत्रीय संबंधों को बढ़ावा देना एफएमआर म्यांमार के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत की एक्ट ईस्ट नीति का हिस्सा था। मुक्त संचरण व्यवस्था को खत्म करने के कारण अवैध प्रवासन। हालिया मणिपुर संघर्ष में म्यांमार से भारत में आदिवासी कुकी चिन लोगों का अवैध प्रवास प्रमुख कारण रहा है। रोहिंग्या संकट एक मानवीय और मानवाधिकारी त्रासदी है। रोहिंग्या शरण की तलाश में पड़ोसी देशों विशेषकर भारत और बांग्लादेश चले गए, जिसमें भारत म्यांमार संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया। नशीली दवाओं की तस्करी और हथियारों का व्यापार, खुली सीमाएं और एफएमआर का दुरुपयोग तस्करी और विद्रोही गतिविधियों को सक्षम बनाता है। आंतरिक सुरक्षा, बिना बाड़ वाली लंबी सीमा नियंत्रण और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुनौतियां प्रस्तुत करती है। ईरान पाकिस्तान टकराव। हाल ही में पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले इलाके में ईरान ने मिसाइल हमला किया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने भी ईरान पर हमला किया। दुनिया के विभिन्न हिस्से, खासकर पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक संघर्षों और तनावों के बीच ईरान और पाकिस्तान के बीच टकराव एवं चिंताजनक विषय है। ईरान का तर्क पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सक्रिय अलगाववादी संगठन जैश अल अदल की गतिविधियों से ईरान पहले से परेशान रहा है। दिसंबर 2023 में ईरान के सीमावर्ती क्षेत्र बलूचिस्तान के रास्क कस्बे में किए गए हमले का जवाब माना जा रहा है। इस हमले में 13 ईरानी सैनिक मारे गए थे। पाकिस्तान के जवाबी हमला का प्रमुख कारण पाकिस्तान की आंतरिक राजनीतिक, जहां अगले माह चुनाव है। ईरानी हमले के 2 दिन बाद वहां के सिस्तान और बलूचिस्तान में बलूच अलगाववादी समूहों के ठिकानों पर हवाई प्रहार किया। पाकिस्तान के संप्रभुता में दखल का आरोप लगाया जाना। तनाव का मुख्य कारण सीमा विवाद। ईरान और पाकिस्तान के बीच 959 किलोमीटर लंबी बॉर्डर है, जो ईरान के सबसे बड़े प्रांत सिस्तान बलूचिस्तान और पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रांत बलूचिस्तान को विभाजित करती है। जातीय भेदभाव। ईरान में 95% शिया आबादी है। पाकिस्तान के सुन्नी संगठनों द्वारा आरोप लगाया जाता है कि ईरान में अल्पसंख्यक सुन्नियों, खासकर सिस्तान बलूचिस्तान में रहने वालों के साथ भेदभाव किया जाता है। अलगाववादी गतिविधियां। ईरान का आरोप है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान स्थित सुन्नी अतिवादी संगठन उसके सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत के सुन्नी जनसंख्या को भड़काने पर काम करते हैं, जिसमें पाकिस्तान सेना भी मदद करती है। बलूच आबादी की शिकायतें एवं समस्याएं। ईरान और पाकिस्तान दोनों में बलूचों ने हाशिए पर जाने का अनुभव किया है। पाकिस्तान में बलूच को पंजाबी प्रभुत्व वाली राजनीतिक संरचना के भीतर एक जातीय अल्पसंख्यक के रूप में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ईरान में वे जातीय एवं धार्मिक अल्पसंख्यक भी हैं। बलूच राष्ट्रवादी आंदोलन। ईरान और पाकिस्तान दोनों में बलूचों की दयनीय स्थिति ने ग्रेट बलूचिस्तान राष्ट्र राज्य की मांग करने वाले अलगाववादी आंदोलन को बढ़ावा मिला है। बलूच लिबरेशन आर्मी BLA जैसे समूह से जुड़े विद्रोही संबंधित राज्यों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष में शामिल रहे हैं। जैश अल अदल न्याय की सेना एक सुन्नी आतंकवादी समूह है, जिसका उद्भव 2012 में हुआ। यह मुख्य रूप से ईरान पाकिस्तान सीमा
के दोनों ओर रहने वाले जातीय बलूच समुदाय के सदस्यों से बना है। जैश अल अदल का मुख्य उद्देश्य ईरान के पूर्वी सिस्तान प्रांत और पाकिस्तान के दक्षिणी पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करना है। शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट 2023। प्रथम फाउंडेशन द्वारा बियॉन्ड बेसिक्स शीर्षक से वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी की गई है। यह रिपोर्ट ग्रामीण क्षेत्रों में 14 से 18 वर्षों के बच्चों पर केंद्रित है, जिसमें छात्रों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों, उनकी बुनियादी और व्यावहारिक पढ़ने तथा गणित क्षमताओं एवं डिजिटल जागरूकता व कौशल पर चर्चा की गई है। ASER 2023 की मुख्य बिंदु। ASER 2023 26 राज्यों के 28 जिलों के लिए किए गए हैं सर्वेक्षण पर आधारित है, जो 14 से 18 आयु वर्ग के 34,745 युवाओं तक पहुंच जाता है। 14 से 18 वर्ष के 86.8% बच्चे किसी शैक्षणिक संस्था में नामांकित हैं। युवाओं से 4 बिंदुओं पर सर्वे किया गया। बुनियादी पढ़ने, गणित और अंग्रेजी क्षमताएं, रोजमर्रा की गणनाओं में बुनियादी कौशल का अनुप्रयोग, लिखित निर्देशों को पढ़ना और समझना, और वित्तीय गणनाएं जिन्हें वास्तविक जीवन में करने की आवश्यकता है। ASER 2023 के निष्कर्ष। सकारात्मक निष्कर्ष। उच्च नामांकन दर। कुल मिलाकर 14 से 18 वर्ष के 86.6% बच्चे पर शैक्षणिक संस्था में नामांकित है। नामांकित नहीं होने वाले युवाओं का परसेंट 14 वर्षीय युवाओं के लिए 3.9% है और 18 वर्षीय युवाओं के लिए 32.6% है। अधिक छात्र माध्यमिक शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। आज भारत में अधिक बच्चों के पास पहले से कहीं अधिक वर्षों की स्कूली शिक्षा है। यह आशंका कि महामारी से उत्पन्न आर्थिक संकट के परिणाम स्वरूप बड़े बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ेगा, गलत साबित हुई है। शिक्षा प्रणाली की चुनौतियाँ। पढ़ने और अंकगणितीय क्षमताओं में मूलभूत कौशल का अंतर। लगभग 25% लोग ग्रेड 2 का पाठ नहीं पढ़ सकते हैं और 50% से अधिक को ग्रेड 5 तक अपेक्षित अंकगणित कौशल के साथ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जो मूलभूत शिक्षा में कमी को उजागर करता है। डिजिटल कौशल में लैंगिक असमानता। 19.8% महिलाओं की तुलना में 43.7% पुरुषों के पास स्मार्टफोन है। पढ़ने और अंकगणित कौशल में लैंगिक असमानता। अधिकांश कार्यों में पुरुष ने अंकगणित और अंग्रेजी पढ़ने में महिलाओं की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है, जो बुनियादी अंकगणित और पढ़ने के कौशल को लागू करने की क्षमता का परीक्षण करते हैं। उदाहरण 51% पुरुषों की तुलना में केवल 41.1% महिलाएं ही समय बताने में सक्षम थीं। पुरुषों 36.3% की तुलना में कम महिलाएं। 28.1% विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियर और गणित स्ट्रीम है। व्यावसायिक प्रशिक्षण में केवल 5.6% युवा भाग लेते हैं। खराब गुणवत्ता वाला श्रम बल। मूलभूत संख्यात्मकता में यह कमी देश की श्रम शक्ति की गुणवत्ता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। राष्ट्रीय घटनाक्रम। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा 1 जनवरी 2024 को तीव्र एक्स-रे स्रोतों के ध्रुवीकरण की जांच तथा ब्लैक होल की रहस्यमय दुनिया के अध्ययन के लिए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से PSLV C-58 रॉकेट के द्वारा एक्सपोसेट मिशन भारत का पहला लॉन्च किया गया। एक्सपोसेट एक्स-रे प्लॉरिमीटर सैटेलाइट का संक्षिप्त नाम है। यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत दूसरा देश बना है। इससे पूर्व नासा द्वारा IXPE 2021 में लॉन्च
सुप्रीम कोर्ट की इंटर ऑपरेशन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS, जो अदालतों, पुलिस, जेलों और फोरेंसिक प्रयोगशालाओं की एकीकृत करने वाला राष्ट्रवादी मंच है, इसका व्यापक उपयोग सुनिश्चित करने में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा है। केंद्र सरकार द्वारा गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम 1967 के तहत तहरीक-ए-हुर्रियत को गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया। सरकार के मुताबिक यह संगठन जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने और इस्लामिक शासन स्थापित करने की निषिद्ध गतिविधियों में शामिल था। संस्थापक सैयद अली शाह गिलानी, वर्ष 2004। प्रधानमंत्री द्वारा अयोध्या में मीरा मांझी के घर का दौरा किया गया, जो उज्ज्वला योजना को 10 करोड़ की लाभार्थी है। उज्ज्वला योजना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य: शुरुआत 2016, उत्तर प्रदेश का बलिया। उद्देश्य: स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त में LPG कनेक्शन का वितरण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा पहले बालिका सैनिक स्कूल सविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के वृंदावन मथुरा में किया गया। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2023 तक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कुल 28.45 करोड़ कार्ड बनाए गए हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत जो है 23 सितंबर 2018 को रांची PMJY पूर्ण रूप से सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। माध्यमिक देखभाल के साथ साथ तृतीयक देखभाल के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपये प्रतिवर्ष की बीमा राशि प्रदान की जाती है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा महाराष्ट्र के नासिक शहर को 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 की मेजबानी के लिए चुना गया है। 1 जनवरी 2024 को तिरुवनंतपुरम में लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर वुमेन के छात्रों द्वारा WEST वुमेन इंजीनियर्ड सैटेलाइट नामक एक नैनो उपग्रह लॉन्च किया गया है। 1 जनवरी 2024 से NPCL ने UPI लेनदेन के लिए दैनिक भुगतान की सीमा अधिकतम 1 लाख रुपये निर्धारित किया है, जबकि शिक्षा और अस्पताल संबंधित भुगतान सीमा 5 लाख है। स्वतंत्र भारत के जालियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में हाल ही में चर्चित खड़वासा वर्तमान झारखंड नरसंहार 1 जनवरी 1948 को घटित हुआ था। खरसावा तथा सरायकेला रियासत को तत्कालीन उड़ीसा में मिलाने के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए एकत्रित आदिवासियों पर जमकर गोली बरसाई गई थी। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 16वें वित्त आयोग 2026 से 2031 केंद्र तथा राज्य के मध्य राजस्व हस्तांतरण का फॉर्मूला सुलझाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने खतरों का सामना करने वाले गवाहों को संरक्षण देने के लिए गवाह संरक्षण योजना की शुरुआत की है। गुजरात में 2024 के पहले दिन 50,000 से अधिक लोगों के द्वारा 108 विभिन्न स्थानों पर एक साथ सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत गुजरात के मेहसाना जिले के मोढेरा सूर्य मंदिर से हुई थी। भारत अपने Su-30 MKI लड़ाकू विमानों को उन्नत करने के लिए विरूपाक्ष नामक एक उन्नत सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक स्कैन्ड AESA रडार प्रणाली विकसित कर रहा है। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती को शहरी नवीकरण मॉडल में बदलने के लिए धारावी पुनर्निर्माण योजना का नेतृत्व अडानी समूह और महाराष्ट्र सरकार मिलकर करेंगे। ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए प्रदर्शन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। क्या है PLI योजना?
PLI योजना की कल्पना घरेलू विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ उच्च आयात प्रतिस्थापन और रोजगार सृजन के लिए की गई थी। शुरुआत 2021। PLI योजना के तहत घरेलू तथा विदेशी कंपनी को भारत में विनिर्माण के लिए 5 वर्षों तक राजस्व के प्रतिशत के आधार पर वित्तीय लाभ प्राप्त होता है। PLI योजना के तहत 14 क्षेत्र शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नामित मादा चीता आशा ने मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में 3 शावकों को जन्म दिया है। यह घटना भारत में चीता परियोजना के लिए एक मील का पत्थर है। जम्मू कश्मीर PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। PM विश्वकर्मा योजना की शुरुआत सितंबर 2023 में हुई थी। बजट 2023-24 में उल्लेख। उद्देश्य पारंपरिक हस्तशिल्प कारीगरों को वित्तीय सहायता तथा प्रशिक्षण प्रदान कर उत्थान करना। 18 शिल्प शामिल है। ओला इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के लिए पात्र होने वाली पहली भारतीय ई-स्कूटर कंपनी बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लक्षद्वीप के कर्णावती में कोच्चि लक्षद्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना का उद्घाटन किया गया है। परियोजना की कुल लिंक दूरी 1868 किलोमीटर है। EDR रिपोर्ट के अनुसार 2022 से 23 के दौरान मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर समूह ने भारत में चुनावी ट्रस्टों में सर्वाधिक योगदान दिया है। इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड SpaceX के फाल्कन 9 रॉकेट पर संचार उपग्रह GSAT-20 लॉन्च करने की योजना बना रही है। GSAT-20 को GSAT-N2 के नाम से भी जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 1 जनवरी 2024 से सरकारी कार्यालयों को पेट्रोल और डीजल वाहन खरीदने पर रोक लगा दी है। सेंट्रल काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज ने NCISM के साथ मिलकर आयुर्वेद के क्षेत्र में नैदानिक अध्ययन को बढ़ाने के लिए स्मार्ट 2.0 लॉन्च किया है। स्मार्ट 2.0 शॉप फॉर मिनिस्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च एमोंग टेक्निशिंग प्रोफेशनल्स। रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना मध्य प्रदेश। उद्देश्य श्री अन्न की खेती करने वाले किसान को प्रति किलो 10 रुपये की राशि सीधे खाते में अंतरित की जाएगी। योजना श्री योजना पश्चिम बंगाल। उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण। राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना, जिसे इंदिरा रसोई योजना के नाम से जाना जाता था, का नाम श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया गया। हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए प्रतीक आवंटन संबंधी नए नियम पेश किए हैं। इन पार्टियों को अब चुनाव चिन्हों के अपने आवेदन के हिस्से के रूप में पिछले 3 वित्तीय वर्षों के लेखा परीक्षक खातों के साथ साथ पिछले 2 चुनावों के व्यय विवरण आवश्यक है। NGO युवा अनस्टॉपेबल के संस्थापक अमिताभ शाह को सरकार के विकसित भारत अभियान पहल के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नोट विकसित भारत अभियान का उद्देश्य राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए जनानकी लाभांश का दोहन करना है। मेट्रो रेल बुनियादी ढांचे के रूप में भारत का पहला पर्सनल रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर उत्तराखंड में स्थापित होगा। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने भारत नेपाल संयुक्त आयोग के 7वीं बैठक की सह अध्यक्षता की। इस बैठक के दौरान भारत और नेपाल से 10 वर्षों में 10,000 MW बिजली के खरीद के लिए समझौता पर हस्ताक्षर हुआ।
भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा का विकास एजेंसी इरिडा द्वारा 2024 को मानव संसाधन विकास और अनुशासन का वर्ष घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के गांधीनगर में भारत के सबसे बड़े वैश्विक व्यापार शो का उद्घाटन किया गया है। भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारत के 3 शहरों इंदौर, भोपाल और उदयपुर के रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी प्रमाण के लिए नामांकित किया जाता है। डिजुपेव तकनीक चुनौतीपूर्ण तापमान स्थिति में उच्च ऊंचाई वाली बिटुमिनस सड़कों के निर्माण के लिए डिजुपेव तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा पर सेला सुरंग और एलजीजी दमतेंग यांगस्टे सड़क पर ऊंचाई वाले स्थान पर सड़क बनाने के लिए इसका प्रयोग किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छोटे सैटेलाइट के विकास के लिए इसरो और मॉरिशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल और अयोध्या हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने और इसका नाम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम रखने में प्रस्ताव मंजूरी दे दी है। भारत मोबिलिटी ग्लोब एक्सपो 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय की संयुक्त पहल प्रोजेक्ट वीर गाथा के तीसरे संस्करण के लिए 100 विजेताओं का चयन किया गया। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा हाल ही में जारी वित्त वर्ष 2023 से 24 के लिए अनुमानित वृद्धि दर 7.3% घोषित की गई है। गूगल, डीप माइंड और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा एक ह्यूमनॉइड रोबोट का अनावरण किया गया जिसका नाम मोबाइल अलोहा है। 2 सितंबर 2023 को प्रक्षेपित आदित्य L1 6 जनवरी 2024 को अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचा है, जो पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा उज्जैन में भारत की पहली हेल्दी हाइजीनिक स्ट्रीट फूड प्रसादम का उद्घाटन किया गया। भारत ने सऊदी अरब के साथ द्विपक्षीय हज समझौता 2024 पर हस्ताक्षर किया है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा MV गंगा क्वीन जहाज पर कोलकाता ने अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद का उद्घाटन बैठक की अध्यक्षता की है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने कृष्ण गोदावरी केजी वेसिल ब्लॉक KGDWN 98/2 में अपनी गहरे समुद्री परियोजना से पहले कच्चे तेल का उत्पादन शुरू किया गया है। NHPC लिमिटेड ने प्रस्तावित 750 मेगावाट कुप्पा पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना में 4,000 करोड़ निवेश की घोषणा की है। यह परियोजना गुजरात राज्य से संबंधित है। कैद में बंद भारत के सबसे बुजुर्ग भालू बबलू की मृत्यु वन विहार नेशनल पार्क भोपाल में हो गई है। असम राज्य द्वारा भारत की पहली ऐप आधारित 100% इलेक्ट्रॉनिक और विकेंद्रीकृत बाइक टैक्सी सेवा बायू लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 14 जनवरी से 22 जनवरी के मध्य स्वच्छ मंदिर अभियान लॉन्च किया गया है। केरल की सुचिता सतीश द्वारा एक संगीत कार्यक्रम दुबई में 9 घंटे में 140 भाषाओं में जाने की गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 2021 से 26 की अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की पृथ्वी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना की कुल लागत 4,497 करोड़ रुपये है। पृथ्वी में 5 चालू उप योजनाएं शामिल हैं। DRDO ने भारत की मानव पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली विकसित किया है।
वसोदरा विकसित किया है। 2024 में पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक का अखिल भारतीय सम्मेलन जयपुर में आयोजित किया गया है। हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई भारतीय वन एवं लकड़ी प्रमाण योजना के तहत पर्यावरण लेबल का ब्रांड का नाम प्रमाण है। हाल ही में लाइबेरिया में हाईजैक हुआ जहाज MV लीला नॉरफ्लोक से 15 भारतीय सहित 21 चालक दल के सदस्यों को सफलतापूर्वक बचाने में शामिल भारतीय नौसेना की विशिष्ट इकाई मार्कोस थी। भारतीय सेना ने वर्ष 2024 को प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष घोषित किया गया। भारत वर्ष 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। नई दिल्ली। भारत सरकार द्वारा UAE में भारत पार्क स्थापित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य वैश्विक दर्शकों को भारत निर्मित वस्तुओं में परिचित करवाना है। NH 66 मुंबई गोवा पर प्रथम राष्ट्रीय राजमार्ग स्टील स्लेग रोड का उद्घाटन किया गया है। भारत 1250 करोड़ रुपए की कुल लागत के साथ विश्व की सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप परियोजना SKAO में शामिल हुआ। महाराष्ट्र राज्य ने पहलवान खासबा दादा साहेब जाधव की जयंती मानने के लिए 15 जनवरी को राज्य खेल दिवस के रूप में मानने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा VSR आरोग्य श्री योजना के तहत वित्तीय सहायता की ऊपर सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया है। हाल ही में झारखंड राज्य द्वारा आदिवासियों और दलितों को 50 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर लाभ प्रदान करने की घोषणा की है। राजस्थान सरकार द्वारा गरीब परिवारों को 450 रुपये सब्सिडी वाला घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा बंगाली नववर्ष के पहले दिन पोइला बोईसाख को राज्य दिवस तथा गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित बांग्लार माटी बांग्लार जोल की राजकीय गीत घोषित किया है। हिमाचल प्रदेश ने सिरमौर जिले में ट्रांसगिरी के भट्टी समुदाय की अनुसूचित जाति का दर्जा देने की अधिसूचना जारी की है। उड़ीसा के कालाहांडी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर मां मणिकेश्वरी विश्वविद्यालय करने की मंजूरी दे दी गई है। केरल सरकार ने सरकारी सेवाओं तक डिजिटल पहुंच के लिए के स्मार्ट ऐप लॉन्च किया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा 6,625 करोड़ की लागत वाली भुवनेश्वर मेट्रो परियोजना की आधारशिला रखी गई है। जयपुर वैक्स संग्रहालय में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की मोम की मूर्ति स्थापित की गई है। पंजाब माई इंडिया मैप्स ऐप का उपयोग करके सभी 784 दुर्घटनाओं वाले ब्लैक स्पॉट को टैप करने वाला पहला राज्य बना है। गोवा के काकोडा में महादेव मंदिर के परिसर में कन्नड़ तथा संस्कृत में लिखा एक दुर्लभ 10वीं शताब्दी का शिलालेख मिला है। यह शिलालेख कंदव वंश से संबंधित है। इसके आगे हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में। जनवरी 2024 से एस्टोनिया में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता मिली। 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स की आधिकारिक अध्यक्षता रूस को सौंपी गई। अर्जेंटीना के इनकार के बाद सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, इथियोपिया, मिस्र ब्रिक्स के नए सदस्य बन गए हैं। 52 वर्षों के कार्यकाल के पश्चात डेनमार्क की महारानी मार्गरेट द्वितीय ने राजगद्दी छोड़ने का फैसला किया है। यह यूरोपीय की सबसे लंबे समय तक राज करने वाली रानी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र सहयोग के लिए गुयाना के साथ समझौता जापान की मंजूरी दी है। चीन ने मैंगजियांग नामक एक क्रांतिकारी महासागर ड्रिलिंग जहाज पेश किया है, जिसे मानव इतिहास में पहली बार पृथ्वी की परत में प्रवेश करने और मेटल तक पहुंचने के लिए डिज़ाइन किया गया है। हाल ही में खबरों में रहा माटरवाड़ी बंदरगाह
बांग्लादेश का पहला गहरा समुद्री बंदरगाह है। माटरबाड़ी बंदरगाह जो है बांग्लादेश का पहला गहरा समुद्री बंदरगाह है, जो बांग्लादेश के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जापान द्वारा विकसित किया जा रहा है। इससे न केवल बांग्लादेश बल्कि त्रिपुरा सहित भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के आर्थिक विकास की संभावनाओं में वृद्धि होगा। चीन राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा नए साल की घोषणा में ताइवान को चीन का क्षेत्र बताते हुए पुनः एकीकरण की बात कही। दक्षिण अफ्रीका द्वारा इजराइल पर नरसंहार का आरोप लगाते हुए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मामला दायर किया गया है। कथित तौर पर गाजा पर बमबारी अभियान के तहत इजराइल 1948 के नरसंहार सम्मेलन के दायित्व को उल्लंघन कर रहा है। 2006 में माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से गरीबी उन्मूलन अभियान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार विजेता बांग्लादेश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस को श्रम कानूनों के उल्लंघन के लिए 6 माह के कारावास की सज़ा सुनाई गई है। चीन ने अपना पहला घरेलू क्रूज जहाज अडोरा मैजिक सिटी बनाया है। – 2024 को चीन तथा उत्तर कोरिया द्वारा मैत्री वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। किर्गिस्तान द्वारा हिम तेंदुआ को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया है। किर्गिस्तान द्वारा हिम तेंदुआ को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया है। नाटो ने रूस के खतरे के मद्देनज़र सुरक्षा बढ़ाने के लिए यूरोप में सदस्य देशों द्वारा 1000 पैट्रियट वायु रक्षा मिसाइलों की खरीद के लिए $5.5 बिलियन के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। फ्रांस 2024 पेरिस ओलंपिक में आगंतुकों के लिए डिजिटल शेंगन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। अमेरिका ने कतर में अल अदीद एयरबेस पर अपनी सैन्य उपस्थिति को 10 वर्षों तक बढ़ाने का फैसला लिया है। अफ्रीकी देश मेडागास्कर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्वारो ने दस्तक दी। इसका नामकरण मोजाम्बिक द्वारा किया गया है। नेपाल द्वारा अपने नागरिकों को रोजगार के लिए रूस या यूक्रेन की यात्रा करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हाल ही में श्रीलंका द्वारा अपने जल क्षेत्र में प्रवेश करने वाले विदेशी अनुसंधान जहाज़ों पर 1 वर्ष के लिए रोक लगाने की घोषणा की गई है। मुख्तार बाबाएव कॉप के 29वें सत्र के लिए सत्र अध्यक्ष के लिए मनोनीत किया गया है। कॉप 29 का आयोजन अजरबैजान में किया जाएगा। यूरोपीय संघ की कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस ने घोषणा की है कि 1 लाख वर्षों में 2023 सबसे गर्म वर्ष था। दंगा फैलने के कारण पापुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरेस्बी में पीएम जेम्स मरापे ने आपातकाल की घोषणा की है। डेनमार्क ने भारत के साथ ग्रीन फ्यूल्स एलायंस लॉन्च किया है। इसका ध्येय स्थानीय ऊर्जा समाधान क्षेत्र में डेनमार्क और भारत के बीच सहयोग को बढ़ाना है। इंडोनेशिया के पूर्वी नुसा टेंगारा में माउंट लेवोटोवो ज्वालामुखी फटा। यह पर्वत फ्लेयर द्वीप पर स्थित है। बिहार राज्य विशेष। बिहार में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बिहार में एक पृथक खेल विभाग की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री द्वारा मॉडल लाओ नौकरी पाओ योजना। मॉडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत खिलाड़ियों को नियुक्ति प्रदान करते समय यह घोषणा की गई। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा बिहार सरकार की सरकारी भवनों पर सोलर प्लेट स्थापित करने की योजना का अनुसरण करने का फैसला लिया गया है। नोट: बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत सरकारी भवनों की छत पर सोलर प्लेट लगाए जा रहे हैं। ऐसा करने वाला बिहार देश का इकलौता राज्य है। बिहार पुलिस द्वारा 1 जनवरी 2024 मिशन इन्वेस्टिगेशन रेडी 75 डेज मिशन इन्वेस्टिगेशन
रेड्डी 75 डे शुरू किया गया है। इस मिशन के तहत नए साल में दर्ज सभी आपराधिक कांड का अनुसंधान 75 दिनों में पूरा किया जाएगा। बिहार पुलिस द्वारा शुरू किए गए डायल सेवा 112 के तहत दिसंबर 2023 तक पूर्णिया ने सर्वाधिक बेहतर प्रयास किया है। समस्तीपुर के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में प्रथम श्रेणी के रणजी ट्रॉफी में खेलकर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने को लेकर चर्चा में है। आयु 12 वर्ष 284 दिन। हाल ही में पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्र द्वारा बिहार के पहले पूर्ण रूपेण डिजिटलाइज सिविल कोर्ट पूर्णिया सिविल कोर्ट का उद्घाटन किया गया है। इससे समय की बचत, तीव्र न्यायिक प्रक्रिया, पारदर्शिता में वृद्धि होगी। निर्वाचन आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में बिहार में लगभग 7.6 करोड़ मतदाता हैं। 9 जनवरी को पटना कॉलेज का 162वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। स्थापना 9 जनवरी 1863। मधुबनी के फुलपरास में सुगरवे नदी पर ग्रेड वियर एवं संलग्न इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। रणजी ट्रॉफी के पहले मैच में बिहार को मुंबई से हार का सामना करना पड़ा। यह मैच पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में खेला गया था। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार ऑनलाइन सुनवाई में बांका अव्वल रहा है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत जारी सूची के अनुसार 2023 में भारत के सबसे प्रदूषित हवा वाले 20 शहरों में 2 शहर बिहार का है। सेकेंड पटना, फोर्थ मुजफ्फरपुर एंड 20 गया। स्वच्छता सर्वे 2023 के रिपोर्ट के अनुसार पटना तथा सुपौल को बिहार में कचरा मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है। सभी राज्यों में बिहार का 15वां स्थान प्राप्त है। 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पटना का स्थान 77वां अथवा ओवरऑल श्रेणी में 262वां है। गंगा किनारे स्थित शहरों में पटना को 6ठा स्थान प्राप्त है। दरभंगा के मेजर मृणाल को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अवार्ड के लिए चुना गया है। दरभंगा जिले के लगमा ग्राम की संस्कृति मिश्र को उनकी कविता संग्रह कहबाक अछि हमरा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के लिए चुना गया है। सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख के रूप में नियुक्ति नीना सिंह का संबंध बिहार के दरभंगा जिले से है। सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख के रूप में नियुक्त नीना सिंह का संबंध बिहार के दरभंगा जिले से है। आरा भोजपुर में गौतम बुद्ध के महान शिष्य भिक्षु धम्म छाया की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 243 फीट ऊंची आदमकद प्रतिमा जेपी गंगा पथ के किनारे स्थापित की जाएगी। इसका नाम स्टैचू ऑफ विजडम रखा गया है। पश्चिमी चंपारण के बेतिया में बिहार का पहला घड़ियाल व कछुआ के लिए प्रजनन केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। नीति आयोग द्वारा जारी एक चर्चा पत्र के अनुसार पिछले 9 वर्षों में देशभर में 24.82 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। वहीं बिहार में 3.70 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। विविध समसामयिकी। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 केंद्रीय युवा कल्याण और खेल मंत्रालय की ओर से हर साल खेल में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। वर्ष 2023 में कुल 42 पुरस्कार वितरित किए गए हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, पूर्व नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, श्री चिराग चंद्रशेखर शेट्टी बैडमिंटन, श्री रंकी रेड्डी सात्विक
सायराज बैडमिंटन। अर्जुन अवार्ड पुरस्कार राशि 15 लाख। अर्जुन अवार्ड की जो राशि है 15 लाख है। वर्ष 2023 में कुल 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया। श्री ओजस प्रवीण देवताले तीरंदाजी। सुश्री अदिति गोपीचंद स्वामी तीरंदाजी। श्री शंकर राम एथलेटिक्स। सुश्री पारुल चौधरी एथलेटिक्स। श्री मोहम्मद हुसामुद्दीन मुक्केबाजी। सुश्री आर वैशाली शतरंज। श्री मोहम्मद समी क्रिकेट। श्री अनुष अग्रवाल घुड़सवारी। सुश्री दिव्यकृति सिंह घुड़सवारी ड्रेसेज। सुश्री दीक्षा डागर गोल्फ। श्री कृष्ण बहादुर पाठक हॉकी। सुश्री पुखराम बल सुशीला चानू हॉकी। श्री पवन कुमार कबड्डी। सुश्री रितु नेगी कबड्डी। सुश्री नसरीन शेख बिहार खो खो। सुश्री पिंकी लॉन बॉल्स। श्री ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर निशानेबाजी। सुश्री ईसा सिंह निशानेबाजी। श्री हरिंदर पाल सिंह संधू स्क्वाश। सुश्री अहिका मुखर्जी टेबल टेनिस। श्री सुनील कुमार कुश्ती। अंतिम पंघाल कुश्ती। नावड़ेम रोसीबीना देवी वुशु। शीतल देवी पैरा तीरंदाजी। इलूरी अजय कुमार रेड्डी ब्लाइंड क्रिकेट। प्राची यादव पैरा कैनोइंग। द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम श्रेणी में पुरस्कार राशि 15 लाख। इसके तहत कुल 3 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया है। द्रोणाचार्य अवार्ड नियमित श्रेणी में पुरस्कार राशि 10 लाख। इसके तहत कुल 5 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया है। नोट: खेल कूद और गेम्स में वर्ष 2023 के लिए कुल 3 व्यक्तियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023 के तहत कुल 3 विश्वविद्यालय को चुना गया है। अन्य पुरस्कार: कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 शशेंदु मुखोपाध्याय। डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार। प्रो BR कंबोज नृत्य कलानिधि पुरस्कार 2023 वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी। इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 उत्कृष्ट श्रेणी में इसरो। 81वें गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2024 बेस्ट फिल्म ड्रामा ओपनहाइमर। बेस्ट निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन ओपनहाइमर। बेस्ट अभिनेता सिलियन मर्फी ओपेनहाइमर। बेस्ट अभिनेत्री लिली ग्लैडस्टोन किलर्स ऑफ द फ्लावर मून। बेस्ट फिल्म पुअर थिंग्स। खेल: 9वां एशियाई शीतकालीन खेल 2025। आयोजन स्थल हार्बिन चीन। शुभंकर बिनबिन और निनी उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 में कुनेरू हम्पी ने रजत पदक जीता। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टिम साउदी ने T20 इंटरनेशनल में 150 के विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। अनाहत सिंह ने स्क्वैश में विमेन अंडर-19 स्कॉटिश जूनियर ओपन 2023 का खिताब जीत लिया है। महिलाओं का 5 किलोमीटर दौड़ का विश्व रिकॉर्ड केन्या की बीट्राइस चेबेट ने तोड़ दिया। ब्रिटिश सिख आर्मी ऑफिसर हरप्रीत चंडी भारतीय मूल ने अटलांटिका में सोलो स्कीइंग में नया रिकॉर्ड बनाया। हरप्रीत ने 31 दिन 13 घंटे और 19 मिनट में 1.130 किलोमीटर 702 मील अंटार्कटिक बर्फ को कवर करके तीसरा विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। भारत में पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स द्वीप में प्रारंभ हुआ। आयोजन 4 से 11 जनवरी 2024। समग्र चैंपियन मध्य प्रदेश 7 स्वर्ण पदक।
भारतीय क्रिकेट विराट कोहली को प्यूबर्टी एथलीट ऑफ द ईयर से नामित किया गया। भारत क्रिकेट टीम ने केपटाउन, दक्षिण अफ्रीका में क्रिकेट इतिहास में अब तक के सबसे कम समय में पूरे हुए टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हराकर जीत हासिल की, जिसमें 2 दिन से भी कम लग गया। यह केवल 107 ओवर तक ही चला। जर्मनी ने पोलैंड को हराकर यूनाइटेड कप 2023 जीत लिया है। महत्वपूर्ण दिवस: 1 जनवरी वैश्विक परिवार दिवस, 1 जनवरी DRDO का 66वां स्थापना दिवस, 1 जनवरी 1958 हेडक्वार्टर नई दिल्ली, 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस, 5 जनवरी राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। थीम: हिंदी पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता। 11 से 17 जनवरी राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह। थीम: बी ए रोड सेफ्टी हीरो। राष्ट्रीय नियुक्ति: CISF के महानिदेशक नीना सिंह इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष 2026 से 2031 डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया। वित्त आयोग के नए सचिव ऋत्विक रजनम पांडे। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक रविंद्र कुमार त्यागी। महाराष्ट्र पुलिस की प्रथम महिला DGP रश्मि शुक्ला। ITBP के नए पुलिस महानिदेशक राहुल रसगोत्रा। CRPF के नए पुलिस महानिदेशक अनीश दयाल सिंह। ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष शशि सिंह। विश्व व्यापार संगठन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि सेंथिल पांडियन सिंह। भारतीय ओलंपिक संघ का नया CEO रघुराम अय्यर। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां: शेख हसीना बांग्लादेश की 5वीं प्रधानमंत्री बन गई है। उनका संबंध अवामी लीग पार्टी से है। क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक X डेनमार्क के नए राजा बने हैं। आव्रजन कानून के विरोध: फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न के इस्तीफा के बाद गैब्रियल अटल फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति फेलिक्स रसेसी कैदी। यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष नादिया कैल्विनो। कुवैत के नए प्रधानमंत्री अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा। उत्सव: गोले मेला, जगन्नाथ मंदिर उधमपुर जम्मू कश्मीर। आत्मनिर्भर भारत उत्सव नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्ट गोवा। जलीकट्टू तमिलनाडु। किताबें तथा लेखक: संस्कृत के आयाम मनोरमा मिश्रा। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी ए ऑटोबायोग्राफी जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। व्हाई भारत मैटर्स S जयशंकर।